नमस्कार। कहते हैं भारत गांव का देश है, ऐसा देश जहां विकास आधारभूत रूप से शुरू होता है। तो अगर हम विकास की नींव को मजबूत करना चाहते हैं तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना हमारी पहली ज़रूरत है। और यही कारण है कि सरकार की कई योजनाएं इस दिशा में काम कर रही है। इन तमाम योजनाओं की जानकारी, नवीनतम तकनीकों की जानकारी हम आप तक लाने की कोशिश करते हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन के जरिए। कार्यक्रम की आज की कड़ी में भी कुछ ऐसी ही कोशिश होगी हमारी, लेकिन सबसे पहले डालेंगे नजर अपने पहले सेगमेंट खबरें खेती की पर। नमस्कार, खबरें खेती की में स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले नजर मुख्य कृषि समाचारों पर। किसानों के बहुमुखी विकास हेतु चतुर्थ कृषि रोड मैप का उद्घाटन, बदलते मौसम में गौशाला प्रबंधन पर विशेष ध्यान दे पशुपालक, और किसानों के लिए बेहद उपयोगी पावर वीडर मशीन। किसानों की आमदनी कैसे बढ़ाई जाए, इसके लिए सरकार नित नई योजनाएं बना रही है। राज्य सरकार भी कई कार्यक्रमों को चलाकर किसानों के हित में काम कर रही है। पिछले दिनों पटना में चौथी कृषि रोड मैप का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर कृषि विभाग के सचिव डॉक्टर संजय अग्रवाल ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा, चतुर्थ कृषि रोड मैप में कृषि के क्षेत्र को बढ़ाने की दिशा में आगामी 5 वर्षों में नई तकनीकों के अलावा जलवायु अनुकूल खेती और बीज उत्पादन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। देखिए, कृषि रोड मैप के कारण बिहार में काफ़ी क्षेत्रों में बड़ी प्रगति हुई है। हम लोग ये डेटा आप लोग के साथ जल्द ही शेयर करेंगे कि बिहार में कई क्षेत्रों में हम लोग ने 2 से 3 गुना प्रोडक्शन में वृद्धि की है। कई चीज़ों में हम लोग आत्मनिर्भर हुए हैं, कई चीज़ों में हमारा निर्यात भी बढ़ा है। लेकिन प्रगति एक अनवरत विषय है। पशुपालक भाई बहनों, बदलते मौसम में गौशाला के प्रबंधन पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आपकी गौशाला में सूर्य की रोशनी नहीं आ रही है तो आप आसपास के पेड़ों की छंटनी कर रोशनी लाने का प्रयास करें, जिससे पशुओं में होने वाली कई बीमारियों को रोका जा सकता है। इस विषय पर विशेष जानकारी दे रहे हैं बिहार पशु चिकित्सा एवं विज्ञान महाविद्यालय के सह प्राध्यापक डॉक्टर पंकज कुमार। गौशाला के आसपास जो आपके पेड़ पौधे हैं, जिससे कि सूरज की सीधी रोशनी आपके गौशाला में न पड़ रही है, उनकी आप छटनी करने का सही समय यही है। आप उनके डालियों को या उनको छटनी कर दें ताकि सूरज की सीधी किरणें आपके गौशाला के सतह पे या गौशाला में आवे, ताकि पशु को गर्मी महसूस हो। आप अपने घरों में पोषण वाटिका लगाकर हरी और ताज़ा सब्जी उपलब्ध कर सकते हैं। इसके लिए बड़ी ज़मीन या ज़्यादा संसाधनों की भी ज़रूरत नहीं होती। दरअसल दवा का छिड़काव के कारण सब्जियों की फसलों पर काफ़ी बुरा असर पड़ता है और कई बार इससे स्वास्थ्य भी खराब हो जाता है। इससे बचने के लिए अपने घरों में पोषण वाटिका लगाकर एक अच्छे विकल्प अपना सकते हैं। किसान भाई बहनों, यदि आप कम स्थान और निवेश के साथ कुछ उत्पादन करना चाहते हैं तो मशरूम एक बेहतर विकल्प है। यदि आप सामान्य रूप से लोकप्रिय ऑयस्टर मशरूम यानी कि धिंगरी मशरूम का उत्पादन कर रहे हैं तो इसके लिए उन्नत प्रभेदों का ही चयन करें। किसान भाई बहनों, मशरूम की खेती कम स्थान में और कम लागत में बेहतर लाभ देने वाली मानी जाती है। ऑयस्टर मशरूम का उत्पादन भी ऐसा ही है। ऑयस्टर मशरूम को आप कच्चे माल के अलावा सूखा कर या पाउडर बनाकर भी बेच सकते हैं। इसके लिए ग्रुप बनाकर मार्केटिंग भी की जा सकती है, जिससे आपको ज़्यादा लाभ होगा। इसके उन्नत प्रभेदों का प्रयोग कर ज़्यादा उत्पादन और लाभ लिया जा सकता है। कड़ी मेहनत और आत्मविश्वास से सफलता एक दिन मिल ही जाती है। ग्राम वादीपुर जिला पटना के रहने वाले प्रगतिशील किसान मधुरेंद्र कुमार आर्य अपनी सफलता से ये सिद्ध करते हैं कि ये बकरी पालन कर लागत मूल्य से 2 गुना मुनाफा प्राप्त कर रहे हैं और दूसरों को भी बकरी पालन करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं इनकी सफलता की कहानी, इनकी ही जुबानी। बकरी पालन भी एक बहुत अच्छा व्यवसाय है जो कम पूंजी में किया जा सकता है और इसमें फ़ायदा अच्छा है। यानी कि बकरी जो है साल में 2 बार बच्चा देती है, जिससे जैसे 2 बच्चा मतलब 2-2 4 बच्चा हो जाता है और इसको जैसे विशेष दाना पानी और बीमारी नहीं होता है। पावर वीडर मशीन का प्रयोग खरपतवार को हटाने, फसल उगने के बाद मिट्टी को समतल करने और फेंटने के लिए किया जाता है। इसके लिए किसी पूर्व प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। इंजन शुरू होने के बाद मशीन को किसान धकेल कर आगे बढ़ाता है। इसका संचालन सुरक्षित है और निराई गुड़ाई के लिए यह एक बेहतर लाभदायक मशीन है।
अब जानते हैं क्या है आज का मंडी भाव। आइए अब चलते हैं बाकरगंज पटना अनाज मंडी, जहां जानेंगे अनाजों के ताज़ा भाव। लोकल गेहूं 3000 रुपये प्रति क्विंटल, सुपर चावल 5000 रुपये प्रति क्विंटल, अरवा चावल 4500 रुपये प्रति क्विंटल और बासमती चावल 9000 रुपये प्रति क्विंटल। अब समय है मौसम पूर्वानुमान का। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कल राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस एवं न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अरे भाई रामेश्वर, क्या बात, बड़े परेशान दिख रहे हो? सोच रहा था कि अभी तो हाथ पांव चल रहे हैं तो खेती कर पा रहा हूँ, कल को जब इनमें ताकत नहीं रहेगी गुजारा कैसे होगा? पेंशन से। पेंशन? हाँ, और वो भी हम जैसे किसानों के लिए। अब हम जैसे छोटे किसान भी 60 साल के होने पर 3000 रुपए मासिक पेंशन पा सकते हैं। सच में? हाँ, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। 18 से 40 वर्ष की आयु के लघु और सीमांत किसान इस स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना में 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। भारत सरकार भी हर महीने किसान के बराबर किस्त का योगदान करेगी। कभी नहीं सोचा था कि हम जैसे किसानों की भी पेंशन का सपना कभी सच होगा। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। नजदीकी जन सेवा केंद्र जाकर इस योजना से जुड़ें। खबरें खेती की में अभी आप रूबरू हुए मौसम के मिजाज से, ली आपने जानकारी मंडी के भाव की, जाना आपने नवीनतम तकनीकों और उपकरणों के बारे में, साथ ही साथ आप रूबरू हुए अपने ही एक सफल साथी के सफलता के राज से भी। हमारी उम्मीद होगी कि अगली कुछ कड़ियों में आप में से किसी एक की सफलता की कहानी हम आपके बाकी साथियों तक पहुंचा सकें। तो चलिए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे, क्योंकि जानकारियों का सिलसिला अभी थमा नहीं है। बारी है इस भेंटवार्ता की, जिसमें हम अपने विशेषज्ञ से जानने का प्रयास करेंगे पशुओं में होने वाले खुरहा रोग से बचाव के लिए टीकाकरण और इसमें कृषकों की भागीदारी के विषय में। किसान भाइयों बहनों नमस्कार। आज हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं खुरहा रोग से बचाव हेतु टीकाकरण अभियान एवं कृषकों की भागीदारी के बारे में। किसान भाइयों, खेतीबाड़ी में पशुओं का अहम योगदान होता है। अगर हमारे पशु स्वस्थ नहीं रहते हैं तो हमारे किसान भी खुशहाल नहीं होते हैं। तो खुरहा रोग से पशुओं को बचाने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना है, जानेंगे हम अपने विशेषज्ञ से। तो इस विषय पर विस्तार से जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मनोज कुमार, जो सहायक प्राध्यापक हैं बीवीसी पटना में। सर, सबसे पहले आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सर, जैसा कि आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं टीकाकरण के बारे में, तो आप हमारे किसान भाइयों को ये बताएं कि टीकाकरण क्या है और पशुओं में इसका क्या महत्व है। किसान भाइयों, जैसा कि हम पहले से भी परिचित है, ये रोग काफ़ी पुराना है। ये कहे कि टाइम मेमोरियल, हम लोग को खुद ही नहीं पता कि कितने दिनों से चल रहा है। आप लोग में से भी बहुत ज़्यादा जो उम्रदराज होंगे उनको भी नहीं पता, उनके आगे से पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है। ये एक विषाणु जनित रोग है, खुरहा रोग, जिसे खुरपका मुंहपका रोग भी बोलते हैं। तो ये एक विषाणु जनित रोग है। स्वाभाविक है कि इसको एंटीबायोटिक से ठीक नहीं किया जा सकता, कंट्रोल नहीं किया जा सकता। तो टीकाकरण ही एक मात्र उपाय हमारे पास बचता है जिससे कि हम इसको रोक सकते हैं। तो टीकाकरण हमारे देश में भारत सरकार द्वारा, बिहार सरकार द्वारा समय समय पर कराया जाता है। इसके लिए एक माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2019 में एक कार्यक्रम किया था जिसे बहुत बृहद पैमाने पर पूरे देश में लागू किया गया था। NADCP, नेशनल एनिमल डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम, ये इसका नाम है। और उस समय से 2019 से ये पूरे भारतवर्ष में चल रहा है। इसको FMD को, मतलब खुरहा रोग को 2025 तक रोक लेना या इसको कंट्रोल कर लेने का हमारा ये था, लक्ष्य था, और इस पर हम काम भी कर रहे हैं। तो इस कार्यक्रम के तहत सरकार द्वारा निःशुल्क टीकाकरण कराया जाता है। साल में 2 बार, मतलब वर्ष में 2 बार टीकाकरण कराने का प्रावधान है, जिसके लिए सब कुछ एकदम मुफ्त टीकाकरण जिसको बोलते हैं। आपको कोई पैसा नहीं देना, केवल आप पशु को ले आए, अगर एक जगह कहीं हो रहा है या आपके दरवाजे पे वैक्सीनेटर चले जाएंगे, सब की व्यवस्था की गई है। सिरिंज आपको आपके पशु के लिए एक नया सिरिंज है वो मिलेगा, वैक्सीन है वो लगा देंगे आपको टीका, और उसके बाद तब कहीं जाएंगे। अगर मान लीजिए आपके पास जितने भी पशु हैं 4 माह से ऊपर के,
तो सारे को टीका लगवाइए। 4 माह से ऊपर के जितने आपके पास पशु हैं सबको टीका लगाइए और ये इसका लाभ उठाइए, क्योंकि हमारा लक्ष्य है कि 2030 में ये रोग को मुक्त कर देना है। जैसे आप देखे हैं कि चेचक हमारे मनुष्य में ख़त्म हो गया, रिंडर पेस्ट होता था पुराने समय में, बहुत दर्दनाक स्थिति थी। आज के तारीख में ये 2 रोग हमें नहीं दिखते। इससे हमारा पशुधन का बहुत ही बचाव हुआ है, वो मरने से बचे, आर्थिक नुकसान से हम लोग बचे, पशु स्वस्थ रहते हैं तो हमें लाभ मिलता है, कृषक भाई की आर्थिक उन्नति होती है। तो इसी अभियान में हमारा वो ये एफएमडी मुक्त भारत, हम लोग एक स्लोगन इसको दिया गया है कि एफएमडी मुक्त भारत मतलब खुरहा मुंहपका रोग से मुक्त भारत, मतलब कहीं भी नहीं होगा। तो बिहार प्रदेश के सारे किसान भाइयों से ये मैं जानकारी दे रहा हूँ और आग्रह भी कर रहा हूँ कि आप इसको टीकाकरण को सफल बनाने के लिए आप अपने पशु को ध्यान देकर मवेशी को ले जाकर या डॉक्टर जो भी हैं स्थानीय आपके, उनसे मिलकर और टीकाकरण ध्यान देके करवाइए। कोई जानवर छूट गया हो तो जाके मिल के उनसे करवाइए। आपकी सेवा के लिए वो है और सब कुछ आपको दिया जा रहा है। जितने पशु हैं उतना जोड़ के टीका आता है, इसलिए घटने वाली बात नहीं है या कुछ कम हो जाएगा या किसी चीज़ की कमी है नहीं है तो करेगा। सर, अभी आपने जानकारी दी टीकाकरण के बारे में। सर, अक्सर देखा जाता है कि हमारे किसान भाइयों को पशुओं में खुरहा रोग हो जाने का लक्षण पता नहीं है उन्हें, तो सर इस बीमारी के लक्षण क्या क्या हैं और इसका इलाज कैसे करें? किसान भाइयों, खुरहा बहुत ही सामान्य रोग है। काफ़ी कृषक भाई हमारे वो उसके लक्षण को जानते हैं या पहचान लेते हैं कि खुरहा हो गया। इसका 4-5 मुख्य जो लक्षण आप बता रहे हैं कि सबसे पहले आप देखें कि गाय सुस्त हो गई, खाना कम कर दी, उसको बुखार आ गया जो कि काफ़ी 102-3 डिग्री से ऊपर हो जाता है, और मुंह से लार, नाक से पहले पानी कभी कभी होता है, मुंह से लार गिरेगा। लार तो ऐसे सामान्य रूप से भी गिरता है, लेकिन वो एकदम रेसा जैसा, धागे जैसा बन के बहुत लंबा होके तब ज़मीन पे गिरेगा। तो इसको पकड़िए। और इससे भी आगे देखेंगे कि जीभ जब छुएंगे उसका तो काफ़ी गर्म रहेगा। थोड़ा देखिए पशु को इस तरह का लक्षण दिखा, लार वार हो रहा है तो उसको जरा पकड़ के उसके जीभ वगैरह को हाथ से पकड़िए, तो आपको जीभ थोड़ा सा लगेगा कि ज़्यादा गर्म है, कुछ गर्म चीज़ डाला है ऐसे करके, तो गर्म लगेगा। और कुछ लगेगा कि कहीं कहीं पे थोड़ा मुलायम सा हो गया, फफोला जैसा होने का, या तो फफोला हो चुका होगा क्योंकि संक्रमण से 2 दिन के अंदर फफोला उभर आता है, तो या तो फफोला उभर आया होगा या लगेगा आपको कि जीभ को बढ़िया से टटोलिए तो लगेगा कि कहीं कहीं पर बिल्कुल मतलब कि कमज़ोर सा, थोड़ा मुलायम सा जगह जगह बना हुआ है, मतलब वो फफोला बन रहा है तो फफोला बनता है। एक तो जीभ में हो गया। उसके मसूड़ों वगैरह को देखिए कि जहाँ तहाँ लाल जैसा हो जाएगा, जहाँ तहाँ मतलब कि सूजन जैसा पूरे थूथने में, जीभ में, गम में सब होता है। इसके अलावा पैर से देखिएगा कि थोड़ा लंगड़ रहा है या पैर को ऐसे हल्का उठा के रखे हुए है, ये भी दिखेगा कि वो जोर नहीं दे रही है उस पर। तो पैर को ज़रा सा उठा के उसको पानी से धोइए तो छू के आप देखिएगा तो लगेगा कि कुछ फफोला जैसा, फोड़ा जैसा खूड़ों के बीच में वो बन गया है और वो फूट जाता है बाद में, ठीक है। थन पे भी हो सकता है, या खूड़ और जो चमड़ा जो रहता है वहाँ पे मतलब कि बोलते हैं कि वो एरिया में आपको मतलब कि वहाँ सूजन देखेंगे, लाल लाल जैसा हो गया है। जहाँ इस चमड़ा ख़त्म होता है, खूड़ शुरू होता है उसके जंक्शन पे, तो कोरोनरी बैंड जिसको बोलते हैं हम लोग, कोरोनरी बैंड के का सूजन, लाल होना, ये सब चीज़ें है। तो ये लक्षण दिखेंगे। बाद में 2-3 दिन 4 दिन के बाद में ये सारे फफोले फूट जाते हैं और जख्म का रूप ले लेते हैं। अब जख्म का रूप लेंगे और इसके साथ ही मतलब 1 सप्ताह से 10 दिन के अंदर रिकवरी हो जाती है। लेकिन कभी कभी स्थिति बिगड़ती है तो सालों ये समस्या रह जाती है। 1 साल तक मेरा अनुभव है कि 1 साल तक उपचार करने के बाद भी जख्म सही तरह से ठीक नहीं हुआ। कुछ न कुछ समस्या, अगर कुछ किया गया फिर से कुछ हो रहा है, इस तरह से दिक्कत आती है। लंगड़ापन नहीं जाएगा, खूड़ बढ़ जाते हैं, शरीर के बाल बहुत बड़े बड़े हो जाएंगे तो आपको उसका जैसे बेचना चाहेंगे तो उसके वैल्यू में देखने में थोड़ा कुरूप जैसा हो जाता है। तो ये सारे लक्षण आपको दिखाई देंगे। दूध उत्पादन में कमी आ जाएगी, बांझपन है, एबॉर्शन मतलब कि बच्चा फेंक देगी गाय। तो ये सारे बहुत सारे लक्षण हैं। गर्मियों में अगर खुरा हो गया जिसको तो बहुत तेज़ से हाँफती है। सर, आप हमारे कार्यक्रम में आए और हमारे किसान भाइयों बहनों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी खुरहा रोग के बारे में, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। पशुओं को स्वस्थ रखना पहली जरूरत है, तभी उनसे बेहतर उत्पादन की उम्मीद की जा सकती है। तो उम्मीद करते हैं कि इस भेंटवार्ता की जानकारी का पूरा लाभ आप ले पाएंगे। बारी है एक और साक्षात्कार की, जहां हम अपने विशेषज्ञ से अब जानने का प्रयास करेंगे शून्य जोत विधि से गेहूं की उन्नत खेती के बारे में। किसान बंधुओं नमस्कार। रासायनिक उर्वरकों या रासायनिक पदार्थों के अत्यधिक इस्तेमाल से हमारी मिट्टी की उपजाऊ शक्ति या उसका सेहत खराब हुआ है, यह आप भी जानते हैं। इसी को लेके और जब सेहत खराब हुआ है तो इसका असर उत्पादन पे पड़ता है। चाहे आने वाले समय में आप गेहूं की बुआई करने वाले हैं तो किसान बंधुओं आपकी भी ये बेहद इच्छा होती है कि हमारे जो हम गेहूं लगाएं तो उत्पादन अच्छा से अच्छा हो। आने वाले समय में आप गेहूं की बुआई करेंगे तो किसान बंधुओं आपके लिए बेहद ज़रूरी होगा कि आप शून्य जोत विधि से गेहूं की बुआई करें। जब इस विधि का उपयोग करके आप बुआई करते हैं तो आपका उत्पादन अच्छा होता है। इन्हीं चीज़ों से जानकारियां आप देने के लिए आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं उस चर्चा का विषय है शून्य जोत विधि से गेहूं की उन्नत खेती। इस विषय पर और अधिक जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं कृषि विज्ञान केंद्र सुपौल के वरीय वैज्ञानिक डॉक्टर मनोज कुमार। सर बहुत बहुत स्वागत है आज के कार्यक्रम में। इस सवाल के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं सर कि जो हम लोग बात की है शून्य जोत विधि, तो किसानों को इस ओर क्यों कदम बढ़ाना चाहिए और इसका क्या लाभ है किसानों के लिए? आज जो हम लोग गेहूं की खेती कर रहे हैं उसमें हम लागत मूल्य पर विचार नहीं कर रहे हैं। तो शून्य जोत विधि के द्वारा यदि गेहूं की खेती करेंगे तो आपको जानकारी होना चाहिए कि 4,000 रुपया प्रति एकड़ की दर से इसमें लागत मूल्य में कमी आ जाती है। दूसरी अगर हम बात करते हैं जब खेती कहाँ होती है, मिट्टी में होती है। और मिट्टी जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय के भारतीय मिट्टी का जो ऑर्गेनिक कार्बन था, ऑर्गेनिक कार्बन को मिट्टी का प्राण कहा जाता है, मिट्टी का जान कहा जाता है। उस समय ऑर्गेनिक कार्बन हमारे मिट्टी में 2.2% तक ऑर्गेनिक कार्बन था। लेकिन आज यदि हम बात करते हैं तो ज़्यादा जुताई के वजह से, रासायनिक उर्वरकों के असंतुलित मात्रा में प्रयोग से, ज़्यादा मात्रा में पानी देने से, खरपतवार का बेतहाशा वृद्धि होने से, तमाम प्रकार के रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग करने से आज हमारी जो उपजाऊ ज़मीन है उसकी ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा निरंतर घटती जा रही है। और घटते घटते आज ऐसा हो गया है कि आपको 0.20 पर पहुंच गए हैं। कहा जाता है कि यदि किसी मिट्टी का ऑर्गेनिक कार्बन 0.5 से घट जाए तो उस परिस्थिति में किसान बंधुओं को खेती नहीं करना चाहिए, बल्कि है जो कि मिट्टी के स्वास्थ्य का प्रबंधन करना चाहिए। तो जीरो टिले से शून्य विधि के द्वारा जब हम खेती करेंगे तो इससे मिट्टी में भी सुधार होगा, वातावरण भी संरक्षित रहेगा, उत्पादन में बढ़ोतरी होगी और खरपतवार का आक्रमण भी कम होगा। और आज जलवायु अनुकूल खेती कार्यक्रम के तहत जो बिहार के 38 जिला में माननीय मुख्यमंत्री जी का ये जो ड्रीम प्रोजेक्ट है जो चलाया जा रहा है, तो इसमें पहला जो हमारा इंटरवेंशन होता है, जो तकनीकी समावेश होता है किसानों के बीच में, उसमें है जो कि शून्य जोत विधि के द्वारा गेहूं की खेती को बढ़ावा देना होता है। और शून्य जोत विधि के द्वारा यदि हम गेहूं की खेती करते हैं तो इसमें पंक्ति में है जो कि बुआई होता है और पैदावार भी अत्यधिक होती है, लागत मूल्य में कमी आती है। डॉक्टर मनोज सर, चूँकि शून्य जोत विधि किसानों के लिए हितकर है, बहुत अच्छा है, लेकिन अब बात आती है कि जब किसान गेहूं की उपज कर गेहूं लगाने जा रहे हैं तो इस विधि में व्यवहारिक तौर पे वो कैसे खेती करेंगे गेहूं की? सबसे पहले बेहतर खेती होने के लिए 4 चीज़ की ज़रूरत होती है। पहला होता है उन्नत बीज।
दूसरा होता है उन्नत तकनीक, तीसरा होता है उन्नत किसान और चौथा होता है उन्नत वैज्ञानिक, और ये चारों का समागम होना नितांत आवश्यक है। तो हम सिलेक्शन ऑफ द सीड एज पर टाइम की बात करते हैं तो अभी बिहार में जो सबसे गेहूं का उत्पादन देने वाली प्रजाति है वह प्रजाति का नाम है HD 2967, जिसको हम कहते हैं 2967। दूसरा है DBW 187 है। तो ये प्रभेदों का आप चयन करें और इसकी बुआई आप प्रयास करें कि अभी हम 15 नवंबर से लेकर शुरू कर दें और इसको है जो कि अंतिम नवंबर तक बुआई कर लें। पहला जो जीरो टिलेज से खेती करने को जो हम लोग बात करते हैं उसमें टाइम की ही बात करते हैं, क्योंकि अगर हम लेट बुआई करेंगे जीरो टिलेज के द्वारा तो हमारा फसल बढ़िया नहीं होगा। दूसरी बात है कि इसमें एक जीरो टिलेज मशीन की ज़रूरत होती है और बढ़िया मशीन हमको चाहिए, क्योंकि ये जीरो टिलेज से जो बुआई होती है वो प्रति खेत में होता है। धान काटने के बाद आपको खेत में है जो कि नमी रहना चाहिए, प्रचुर मात्रा में नमी रहना चाहिए, ट्रैक्टर का पहिया नहीं धंसना चाहिए और उसमें है जो कि हम बुआई करते हैं। ये उसमें 2 चेम्बर लगा हुआ रहता है जीरो टिलेज मशीन में। एक चेम्बर में है जो कि हम बीज सेट कर देते हैं और दूसरे चेम्बर में है जो कि DAP या मिश्रित खाद। एक बात और विशेषता ये है कि अगर जीरो टिलेज से हम बुआई करते हैं तो 1 एकड़ में मात्र 40 किलोग्राम बीज लगता है। यदि हम इस छिड़काव विधि से या मतलब जोत वाली विधि से लगाते हैं तो किसान बंधु 60 किलो 50 किलो से तो कम नहीं देते हैं, कोई किसान 70 किलो देते हैं। तो ये जो मेरा 20 से 25 किलो प्रति एकड़ की दर से बीज की जो बचत हो रही है, और जैसा कि आप जानते हैं कि धरती एक माँ है और माँ होने के नाते उसमें जितना आप गेहूं के बीज डालेंगे सारे को जर्मिनेशन करा देती है और बाद में उसका है जो कि पोषक तत्व की कमी होती है और इसके वजह से नंबर ऑफ इफेक्टिव टिलर्स पर स्क्वायर मीटर कम होता है, गेहूं की बाली भी छोटा होता है, नंबर ऑफ ग्रेन्स पर बाली भी कम होता है और अंत में है जो कि दाने भी छोटे हो जाते हैं और यील्ड भी कम होता है। डॉक्टर मनोज सर, इसके लिए जीरो टिलेज मशीन की आवश्यकता होती है। आपको देखते हुए किसानों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि उत्पादन में क्या फ़र्क आता है, और दूसरी बात कि जब शून्य जोत विधि अपनाते हैं तो कुछ परेशानियां आती हैं, उन परेशानियों का क्या निराकरण है आपके हिसाब से? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि जीरो टिलेज से यदि गेहूं की खेती करेंगे तो ड्राइवर को प्रशिक्षण लेने की आवश्यकता है, क्योंकि इसमें मशीन से बुआई होता है। हमारे बिहार में छोटे छोटे प्लॉट हैं, तो ड्राइवर को प्रशिक्षण देने के लिए हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में 38 जिला में जो कृषि विज्ञान केंद्र है, ये आपका बिहार कृषि विश्वविद्यालय है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय है और तमाम है जो कि अनुसंधान केंद्र है। और सबसे बड़ा जो जीरो टिलेज का जो हमारा केंद्र है वह बोरलग इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ एशिया जो कि पूसा समस्तीपुर में है। तो वहाँ पर निरंतर किसान भाइयों को ड्राइवर को प्रशिक्षण दिया जा रहा है और जीरो टिलेज से खेती करने पर जो कन्वेंशनल मेथड है, जो पारंपरिक विधि है, उसके रेस्पेक्ट में 25 से 30% पैदावार में बढ़ोतरी होती है। और वही नहीं होता है बल्कि जीरो टिलेज के बाद जो दूसरी फसल लगाते हैं तो उसमें भी फसल है जो कि बढ़िया होता है और ओवरऑल मिट्टी का सेहत भी बढ़िया होता है। तो हम लोग को किसान भाइयों को जीरो टिलेज से खेती करना नितांत आवश्यक है और इसमें खरपतवार का भी आक्रमण कम होता है। और लेकिन परेशानी कहाँ पर है कि जीरो टिलेज से यदि आप खेती करते हैं तो पहली सिंचाई आपको 12 से 13वां दिन देना होगा। अगर किसान बंधु नहीं देते हैं तो उनका कल्ला बढ़िया नहीं होगा, पैदावार बढ़िया नहीं होगा। दूसरी बात है कि जब खरपतवार का आक्रमण होता है तो पहली सिंचाई के बाद यानी 21 से 22 दिन के बाद सल्फोसल्फुरान और मेट सल्फुरान 2 दवाइयाँ हैं, मोलिक्यूल्स है, उनका आप छिड़काव कर देते हैं तो सारा खरपतवार है जो कि समाप्त हो जाता है। और एक फ़ायदा जीरो टिलेज से और फ़ायदा क्या है कि हमारा ऐसा देखा गया है कि 25 फरवरी से लेके 10 मार्च के बीच में हर एक साल अड़हिया हवा या डेढ़िया हवा चलता है। और जब हम कन्वेंशनल विधि से यानी जोत वाली विधि से गेहूं लगाते हैं तो उसमें गेहूं गिर जाता है, लेकिन जीरो टिलेज से जब लगाते हैं और हवा भी चलता है तो वह पौधा गिरता नहीं है और दाना बोल्ड होता है। तो ओवरऑल कहा जाए यह विधि किसानों के लिए वरदान है। सर, आज कार्यक्रम में आए और हमारे किसानों को शून्य जोत विधि से क्यों करनी चाहिए इसके बारे में आपने पूरी विस्तार से जानकारी दी। कार्यक्रम में आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि आप इन तमाम जानकारियों का पूरा लाभ ले पाएंगे। कुछ ऐसी ही और भी नई जानकारियां, कुछ नए विषय और विशेषज्ञों को लेकर होंगे आपसे फिर रूबरू कार्यक्रम की अगली कड़ी में। तब तक के लिए रखिए अपना और अपनों का ख्याल। होगी फिर मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।